सेकंड लिंक कौन सी है? मैं तो उनको मैसेज कर रही हूँ, उसकी मम्मी का मैसेज आया, मैं सेकंड लिंक उसके, मैं सेकंड लिंक में ज्वाइन दूँ। सेकंड लिंक में तो ये वाली लिंक की सेकंड लिंक। एक बार फिर से करो देखें। गेटिंग मी? यस मैम। चलो, तो मुझे मैम पहले आप गलत लिंक पे क्यों रहते हो? क्या? आप गलत लिंक पे क्यों रहते हो? नहीं, मैं नहीं गई थी, ये सिस्टम पहले से ऑन था एंड आई जस्ट स्टैंडिंग ओवर हियर, और मैं सर को बोला था सर ऑन कर दीजिए, सर ने बोला मैम सिस्टम ऑन है और लिंक भी ऑन है। दैट्स वाई आई वॉज मैसेजिंग यू, क्योंकि मैं आ चुकी थी इसीलिए तो मैं तुम्हें मैसेज कर रही थी। चलो जो भी है, स्टार्ट करते हैं। सो साउंड है। यस, इजी है ना, इजी चैप्टर है ना। ठीक चैप्टर है मैम, मैं अच्छा ना करूँगा। हाँ, तो ये जल्दी ही फिनिश हो जाएगा क्योंकि इसका बहुत वास्ट पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है। इट इज़ जनरल दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है एंड बिहेवियर ऑफ द साउंड, मतलब वही जो आपने अभी तक पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में उतना इसका सेक्शन है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, इस सेक्शन में हम जो कवर अप करने वाले हैं वो है हमारा साउंड का बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब हाउ साउंड इज गोइंग टू प्रोड्यूस्ड, तो ये वाला पार्ट हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद में हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो इसका प्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट इन द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड के प्रोपगेशन में क्या क्या फैक्टर्स हमारे लिए हेल्पफुल होने वाले हैं या फिर वो किस तरह से प्रोपगेट करता है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। देन उसके बाद में स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, और जो भी हमारे स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल दैट, वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, प्लस इसमें हमारा ऐड हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वैसे वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट सिंपली हम उसका डेफिनेशन स्टडी कर लेंगे। ठीक है, एंड ETC जो भी इसके अंदर आपका एडिशनल गिवन होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर रहे हो? हाँ। लिख लो, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। अब देखो, सबसे बेसिक चीज़ कि साउंड, देखो साउंड वैसे तो ऐसी टर्म है जिसमें हमें कुछ एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होती है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, अगर आप अपना अभी यहाँ से बाहर की तरफ देखोगे तो मल्टीपल वॉइस जो है या मल्टीपल साउंड जो है वो आसपास क्रिएट हो रहे होंगे। जैसे कि चिड़िया की आवाज़ होगी, कहीं से व्हीकल पास बाय हो रहा है तो वहाँ की आवाज़ होगी, पास में कोई फैक्ट्री है वो आवाज़ कर रही होगी, फ़ैन रोटेट कर रहा है उसकी आवाज़ आ रही होगी, मम्मा बाहर बात कर रही हैं उसकी आवाज़ आ रही होगी, आप सॉन्ग प्ले करोगे उसकी आवाज़ आएगी। सो मल्टीपल साउंड्स आर देयर, हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे साउंड्स हैं। बट एक्चुअली में अगर हम बात करें तो ये साउंड चीज़ आई कहाँ से? सबसे पहले तो ये समझ लो कि साउंड जो है वो हमारी एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है,
एनर्जी का फॉर्म क्यों है, क्योंकि हमने एनर्जी को हमेशा, जैसे जब हम लाइट एनर्जी पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि सोलर एनर्जी, या जो भी वर्ड हम टर्म एनर्जी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस टर्म में कुछ कैपेबिलिटी है, इट हैज़ सम एबिलिटी टू डू वर्क। तो यहाँ पे साउंड में कुछ तो एबिलिटी है, मतलब आसपास जो भी क्रिएट हो रहा है या जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बाय लिसनिंग टू दी साउंड। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड, यानी कि जो भी बॉडीज हैं जो कि वाइब्रेट कर रही हैं या फिर वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं, ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडीज का मतलब क्या है। वाइब्रेटिंग बॉडीज का मतलब ये है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेटिंग या वाइब्रेशन। ये जो वर्ड है वाइब्रेशन, वो हमें एक्चुअली में क्या बता रहा है, ये वाइब्रेशन वर्ड हमें ये बता रहा है कि जो भी हमारे पास में पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स हैं उनके अंदर किसी न किसी तरीके का मोशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो मोशन है वो किस तरह का मोशन है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। कैसा मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन। यानी कि देखो, अगर मैं इसको पार्टिकल, हम लोग इसको इमेजिन करते हैं कि दिस इज द पार्टिकल, और अगर इसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेशन किस तरह का होगा, या तो ये ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन मूव करेगा या तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन यानी कि अभी हमारा जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन पे है, फिर जब इसमें किसी भी तरह का पुश लगा या पुल हुआ तो ये हमारा जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से मूव करेगा। ठीक है, तो इट इज मूविंग लाइक दिस, एंड उसके बाद में फिर से ये क्या कर रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज टू एंड दिस इज फ्रो मोशन। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल के टू एंड फ्रो मोशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, वाइब्रेशन बोल रहे हैं। और जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं तो उसी वाइब्रेशंस के साथ में क्या हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि सारे ऑब्जेक्ट के अंदर टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है क्या। बेसिकली अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा है, आपको आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब व्हेन यू आर हिटिंग एनी ऑब्जेक्ट या उसको किसी भी तरह का कोई पुश या पुल मिल रहा है तो उसका जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसीलिए साउंड प्रोड्यूस हुआ है। आप जहाँ पे बैठे हो वो आपकी जो बेंच है, आप उसको हिट करोगे, आपको साउंड सुनाई दे रहा है ना, तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे ही बेंच को हिट किया है, ये जो बेंच है इसके ऊपर वॉट एवर द ऑब्जेक्ट इज, लेकिन इसका पार्टिकल जो भी था उसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन हुआ। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होने की वजह से क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स हैं उसमें एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होती है और वो हमारे ईयर्स तक जाती है, एंड उसके बाद में हमें साउंड सुनाई देता है। तो क्या हर तरह का साउंड हमें सुनाई देता है, हमें हर तरह का साउंड सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, या हम कौन से साउंड को सुन सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम सभी तरह के साउंड को नहीं सुन सकते। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमारी एक हियरिंग रेंज होती है। जैसे विजिबल, आपने देखा था लाइट में हमारे पास में एक रेंज था जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रेंज कह रहे थे, जिसके कुछ कलर्स हमें विजिबल थे। इसी तरह से साउंड का भी एक पर्टिकुलर रेंज है, उस रेंज के साउंड को हम सुन सकते हैं। अगर उससे कम रेंज का साउंड प्रोड्यूस होता है तो हमारे कान उसको नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे कान में उस तरह के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं या ऐसे सेंसेशंस नहीं आते हैं कि उस साउंड को हम लोग सुन ले। ठीक है, या फिर ऐसा भी है कि हमारे जो ईयर्स हैं वो उतना सेंसेशन या उतनी फ्रीक्वेंसीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर उस लिमिट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में पर्टिकुलर रेंज है, उस रेंज के साउंड को हम सुन सकते हैं। अगर उस रेंज से कम हुआ तो इट इज़ नॉट ऑडिबल टू अस, उससे ज़्यादा हुआ तो वो भी हमारे लिए, हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वैसे तो हम लोग इस चीज़ को ह्यूमन ईयर्स में पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ह्यूमन ईयर नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहीं पे एक जनरल फिनोमिना कि हम किसी भी साउंड को किस तरह से सुन सकते हैं उसकी बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ या फिर आप जब बोलोगे तो आपका कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो आपको हेल्प कर रहा है इस साउंड को प्रोड्यूस करने में। तो हमारे यहाँ पे देखो एक साउंड बॉक्स होता है, हमारा जो थ्रोट वाला पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा साउंड बॉक्स होता है। ठीक है, तो इस साउंड बॉक्स के अंदर क्या होता है, इसको हम लारिंक्स भी कहते हैं। ठीक है, इस साउंड बॉक्स के अंदर क्या होता है, एक तरह की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है,
उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम बोलने की कोशिश करते हैं तो इस मेम्ब्रेन पे लगता है एक पुश, ठीक है, और इस पुश की वजह से यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। अब मेम्ब्रेन है तो वाइब्रेशंस होना तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो क्या हो जाता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं तो हमारे थ्रोट से आवाज़ निकलती है, लाइक मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स आप जिसको कह रहे हो, कि हमारा ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमें साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि हम कौन से ऑर्गन से जो है साउंड को सुन सकते हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं हमारा ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका फ्रंट पार्ट, एक होता है आपका मिडिल, ठीक है, और एक मिनट रुको, हाँ, ये होता है हमारा इनर पार्ट, इसको फ्रंट या फिर आउटर ईयर भी आप बोल सकते हो। ज़्यादा नहीं सोचना है, जो आउटर वाला पार्ट है ये हमारा ये वाला पार्ट है जो हमारे लिए विजिबल है, दिस इज़ द आउटर पार्ट। मिडिल पार्ट कौन सा है, जब आपने कभी देखा होगा कांच में, हम अपने ईयर्स को तो कभी ऑब्जर्व कर नहीं सकते, कभी आपने देखा होगा कोई छोटे बच्चे वगैरह के ईयर में, तो आपको दिखता होगा एक टनल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमें, ठीक है। तो जो टनल लाइक स्ट्रक्चर हमारे ईयर के अंदर है वो हमारा मिडिल पार्ट होता है, एंड इनर ईयर होता है हमारा ईयर का अंदर वाला पार्ट, जहाँ से हमारे जो भी सिग्नल्स हैं वो ब्रेन की तरफ जाते हैं। तो ये जो हमारा इनर पार्ट है, यहीं पे क्या होती है, हमारी होती है मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन काम क्या कर रही है, अब देखो ये काम कर रही है कि यहाँ से इस साउंड बॉक्स से जो भी साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो साउंड हमारे पहुंचा है कान के अंदर, यानी ह्यूमन ईयर्स के अंदर तक। उसने क्या किया, हमारे ह्यूमन ईयर के अंदर जो मेम्ब्रेन सिचुएटेड है उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने की वजह से ये मेम्ब्रेन जितना वाइब्रेट करेगा उतना साउंड आपको सुनाई देगा। समझ आ रही है बात, जितना मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा उतना साउंड सुनाई देगा। अगर मैं अभी बोल रही हूँ, मतलब आप मान लो, आप इमेजिन करो कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ एंड आई एम टॉकिंग टू यू, और मैं बोल रही हूँ कि सुनाई दे रहा है तुम्हें, लेकिन अगर अभी जितना मैंने बोला वो तुम्हें सुनाई दे रहा है। अगर मैं चिल्लाकर बोलूंगी और अगर मैं बहुत तेज बोलूंगी तो तुम्हें पता चल रहा है कि मैम की जो वॉइस है वो लाउडर हो गई है, मैम चिल्लाकर बोल रही है, तेज आवाज में बोल रही हैं, तो वो तुम्हें इंटरनली कुछ पता नहीं चलता है। एक्चुअली में क्या होता है, जितना भी मैं अपने वॉइस को स्लो या फिर लाउड करूंगी उसके अकॉर्डिंग हमारे ह्यूमन ईयर के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो उतना ही वाइब्रेट करेगी। अगर मैं इस बेंच को जोर से हिट करूंगी तो जोर से आवाज आएगी, मैं इसको हल्का हिट करूंगी तो उसमें वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग ही साउंड प्रोड्यूस होगा। हल्का हिट किया, कम वाइब्रेशन हुए, इतनी सी देर के लिए आवाज सुनाई दी। जोर से हिट किया, ज्यादा वाइब्रेशन हुए, ज्यादा देर के लिए हमारी जो ईयर का मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करेगा और उतनी तेज तुम्हें आवाज सुनाई देगी। इसमें एक चीज़ और बताती हूँ बहुत जनरल, क्योंकि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारी जनरल लाइफ में कहीं ना कहीं हमसे रिलेट होनी चाहिए, तभी जाके हमें साइंस का कोई भी चीज़ जो है वो समझ में आता है। अब मैं बताती हूँ, जब हम लोग हेडफोन यूज़ करते हैं, ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, या फिर हम नेक बैंड यूज़ करते हैं, ठीक है, वट एवर, जितना भी हम ईयर के अंदर इंसर्ट करने वाला डिवाइस यूज़ करते हैं अदर देन हियरिंग डिवाइस, गाने सुनने के लिए उसमें हमेशा तुम अपने फ़ोन में भी देखना, एक लिमिट के बाद में अगर आप अपना उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो उस पर एक वार्निंग लिखा होता है, इट मे बी डेंजरस टू योर ईयर्स, ये आपके कानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसका रीज़न यही होता है कि जब पूरा साउंड कंसंट्रेट होकर आपके ईयर्स में जाता है तो हमारी ईयर्स की जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा, क्योंकि साउंड का पूरा जो वेव्स है वो कान के अंदर जा रहा है। ज़्यादा मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेंगी तो एक लिमिट होती है, तबले को या ढोलक को जितना बजाना है बजा लो, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा बजा दिया तो वो फूट जाता है। तो सेम आप यही समझ लो कि हमारा जो कान है वो एक ढोलक या फिर एक तबले जैसा है जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, अगर ज़्यादा बजाओगे, ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो फट जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ में सुनेंगे तो कान की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, या तुम बहरे हो जाओगे, सुनाई नहीं देगा, एंड मल्टीपल थिंग्स, कुछ कान में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, जितना वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा आपको आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कान में उतना ही मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हो रहा है, जितना वाइब्रेशन हो रहा है उतनी ही लाउड या फिर स्लो तुम्हें साउंड सुनाई दे रहा है। अब साउंड कन्वे कैसे होगा, ठीक है, साउंड कन्वे कैसे होगा, तो इसके लिए सुनो, आपको पता है कि हमारे एयर में या हमारे एटमॉस्फेयर में
बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये एयर मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि हमेशा मूव करते रहते हैं। सो इफ पर्सन ए इज स्टैंडिंग ओवर हेयर, ठीक है, एंड पर्सन बी इज स्टैंडिंग ओवर हेयर, तो यहाँ से जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस होगा तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? अब देखो ये वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ? जब यहाँ से किसी ने बोलना स्टार्ट किया, लाइक मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ से मेरे माउथ से एक फोर्स लग रही है इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। ये एनर्जी फर्स्ट मॉलिक्यूल पे गई, यही अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है? आगे वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, फिर ये आगे ट्रांसफर कर रहा है, ये आगे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया, और इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो 1% टू सेकंड पर्सन ट्रैवल करके कहाँ पहुंच गए? उसके एयर की मेम्ब्रेन में। आपको भी पता है कि एयर जो है वो सब जगह प्रेजेंट होती है, तो हमारे ईयर के अंदर जो टनल लाइक स्पेस है, एयर के मॉलिक्यूल्स वहाँ भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही यहाँ से बोलना स्टार्ट किया, हमने अपने मुंह से एक फोर्स लगाई, मतलब हमने एक पुश दिया एयर को, तो यहाँ से एयर जो है वो ट्रैवल होती हुई अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती हुई कहाँ चली गई? सामने वाले पर्सन के ईयर्स में चली गई, मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हुआ, एंड सामने वाले पर्सन को सुनाई दे रहा है जिस भी वॉइस में आप उससे बात कर रहे हो। वाइब्रेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा। तेज बोलोगे तो तेज वाइब्रेशन होगा, तो वैसे ही सुनाई देगा। धीरे बोलोगे, मतलब अप एंड डाउन होते हैं ना, जैसे बोला अरे 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 अरे, फिर बोला नहीं नहीं धीरे बोलो धीरे बोलो। जब हम लोग झगड़ते हैं तो तेज बोलते हैं, जब हम आराम से बात करते हैं, सॉफ्टली बात करते हैं, तो हम धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है। हम हंसी मजाक करते हैं, हम चिल्ला के बात करते हैं। तो हमें हर तरह के साउंड का सेंसेशन आता है। तेज बोल रहा है यार, धीरे बोल रहे हो मैम, तेज बोलो। कोई साथ वाला बोल रहा है अरे यार इतना तेज मत बोल, कान के पर्दे फाड़ेगा क्या। तो ये सारे जो जनरल वर्ड्स हम एक्चुअली में यूज कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे कान में जो मेम्ब्रेन है उनमें वाइब्रेशन सिर्फ लिमिटेड ही होना चाहिए। उससे ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो डैमेज हो जाएगा, या फिर कम वाइब्रेशन होगा तो सुनाई नहीं देगा। वन एंड द सिंपल थिंग। तो यहाँ पे आवाज कैसे पहुंच रही है? एयर के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे पर्सन के ईयर तक जा रहा है, मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस हो रहा है और हमें आवाज सुनाई दे रही है। उसके आगे भी एक छोटा सा फंक्शन होता है कि जहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन होती है, मतलब ह्यूमन ईयर के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ पे एक लिक्विड होता है। और बेसिकली ये जो लिक्विड होता है वो क्या काम करता है? ये लिक्विड इस वाइब्रेशन को इसको सेंस करके ये लिक्विड ब्रेन तक उसके सिग्नल को कन्वे करता है। ये जो लिक्विड है वो एक्चुअली में इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं वो इस लिक्विड के थ्रू सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गए। सिग्नल कहाँ चला गया? सीधा ब्रेन में। और ब्रेन फिर आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा है कि विच टाइप ऑफ साउंड इज क्रिएटेड, कितना एम्पलीट्यूड है, कितना हाई है, कितना लो है, लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, कोई कुत्ता भौंक रहा है, कोई चिड़िया बोल रही है, कोई आवाज लगा रहा है, सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन यहीं से आता है। सो दिस इज द जनरल ह्यूमन ईयर वर्किंग। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्चुअली में इसका जनरेशन या इसका प्रोडक्शन ऑफ साउंड आप यहीं से सीखते हो, ठीक है। समझ में आ गया ये सब चीज? वेरी गुड, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो, इसके बाद में फिर मैं जो भी है फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही बताऊंगी आपको, तो आप लिखते रहना। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ हाँ, इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो। मतलब ये फ्लो चार्ट है बेसिकली, ये शॉर्ट नोट्स भी नहीं है, सिर्फ ये फ्लो चार्ट है। आप इसको, वो होता है ना एक लास्ट मोमेंट की, अरे मैंने तो चैप्टर नहीं पढ़ा अब क्या करूं, इस फ्लो चार्ट को एक बार नजर डाल लेना। पता है तो क्या, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें होती है। फिर साइंस में मार्क्स कम कैसे आए तुम्हारे? अच्छा,
हो, लिख लिया? एक चलो, ये तो हो गई बात वाइब्रेशंस एंड मेम्ब्रेन एंड ऑल दैट की। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं एक्चुअली में, ये जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? ये वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं वेव्स, ये क्रिएट करते हैं वेव्स, ठीक है। बेसिकली देखो वेव्स होती क्या है, हाँ बेसिकली देखो वेव्स क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। ये किसी भी पार्टिकल का अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करना, वाइब्रेट मतलब टू एंड फ्रो मोशन करना। वाइब्रेट, जब भी मैं वाइब्रेशन या वाइब्रेट वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगी तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हम टू एंड फ्रो मोशन की बात कर रहे हैं। अब देखो पार्टिकल तो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, जब आप उसके नीचे लगी हुई स्क्रीन या पेपर को मूव करते हो तो एक्चुअली में वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। अभी आप इमेजिन करो आई एम हैविंग दिस पेज, ठीक है, और इस पेज पर मैं यहाँ पर एक पेन रखती हूँ, ठीक है, और पेन को मूव नहीं करूंगी। आप इस पेन को एक एयर मॉलिक्यूल समझो जो कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। किस तरह से मोशन कर रहा है? ऐसे एंड ऐसे। अब ये पार्टिकल अपनी जगह टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और मैं इस कागज को यहाँ पर लेकर जा रही हूँ, तो किस तरह की वेव्स आपको मिलने वाली है? इसको अब इस स्क्रीन पे हम इमेजिन करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल अपनी जगह टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। हम स्क्रीन को नहीं चला सकते, इसलिए मैं एयर के मॉलिक्यूल का टू एंड फ्रो मोशन को मूव करूंगी क्योंकि स्क्रीन नहीं चल सकती। तो पार्टिकल देखो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और इमेजिन करो अगर ये पेन अपनी जगह ही होता और ये स्क्रीन मूव कर रही होती तो क्या मुझे इस तरह का पैटर्न मिलता? अपने कोई भी अपनी कॉपी उठाओ, कॉपी उठाओ। अभी देखो क्या करना है, इसको टेबल के ऊपर रख दो, आपकी जो स्टडी टेबल है इस पे रखो इसे। वेरी गुड। एक हाथ से क्या, उस कॉपी को ऐसे रखो और अपने पेन को इस तरह से आगे एंड पीछे मूव करो और अपनी कॉपी को बाहर निकालो। हाँ इस तरीके से, इसको ऐसे ऐसे सिर्फ अपनी जगह ऐसे ऐसे मूव करना है, कॉपी को बाहर निकालो, खींचो बाहर की तरफ, अपनी तरफ खींचो उसे, खींचो ना कॉपी। दिखाओ कहाँ बनाया, दिखाओ जरा। ऐसे ऐसे बनाया, कॉपी खींची नहीं खुद से कुछ भी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई भी पार्टिकल जब टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस केस में क्या होगा, आपको इसी तरह का पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो यही है आपकी वेव्स कि कोई भी पार्टिकल जब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो एक्चुअली में क्या जनरेट होती है? वेव्स जनरेट होती है, ठीक है। अब ये जो साउंड वेव्स है वो एक्चुअली में है कौन सी तरह की वेव्स, उसके लिए हमें टाइप ऑफ वेव्स स्टडी करना होगा। बेसिकली हमारे पास में टू टाइप ऑफ वेव्स होती है बेस्ड ऑन द नीड ऑफ मीडियम। बेस्ड ऑन द नीड ऑफ मीडियम यानी कि, चलो अभी देखते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। बेस्ड ऑन द नीड ऑफ मीडियम, मीडियम की नीड के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग हम वेव्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है हमारी मैकेनिकल वेव, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप नोट जरूर कर लेना, मैकेनिकल वेव, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि साउंड किस तरह का वेव है, ओनली वी आर स्टडिंग अबाउट द टाइप ऑफ वेव्स। तो हमारे पास टाइप ऑफ वेव्स में टू टाइप्स वी आर हैविंग, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए मैकेनिकल वेव एक्चुअली में क्या कह रही है, वो किस तरह की वेव होती है? तो ये वेव होती है हमारी वेव which do not require it is
which require medium to travel. मैकेनिकल वेव इस तरह की वेव्स होती हैं जिनको एक्चुअली में मीडियम की नीड होती है ट्रैवल करने के लिए. लाइक जैसे कि हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं साउंड के लिए. साउंड वैक्यूम में कभी ट्रैवल नहीं कर सकता. अगर मैं इस रूम के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देती हूँ तो मैं बोलूँगी लेकिन आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी. इट मीन्स क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि जब हम बोल रहे हैं और एयर के मॉलिक्यूल को किसी भी तरह का पुश या पुल प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से उसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है और टू एंड फ्रो मोशन करते 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 सामने वाले पर्सन के कान के मेम्ब्रेन तक वो जा रहा है. वहाँ पे भी वाइब्रेशन हुआ है मेम्ब्रेन में तो सामने वाले पर्सन को मैंने जो बोला वो सुनाई दिया है. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो साउंड है वो इट इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव. ध्यान रखना साउंड इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल. मीडियम यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस. ये तीनों मीडियम में से कोई भी मीडियम अगर प्रेजेंट है तो साउंड ट्रैवल करेगा. इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं करता है. बेसिकली गैस और एयर के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस होना वहाँ पे ज़रूरी है. तो वी हैव आइडेंटिफाइड कि साउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम क्योंकि उसे मीडियम की नीड है ट्रैवल करने के लिए. वहीं पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. तो ये इस तरह की वेव्स हैं जिनको बिना किसी मीडियम के नीड के भी जो वेव्स हैं वो ट्रैवल कर सकती है. जैसे कि लाइट वेव्स एंड रेडियो वेव्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की कोई नीड नहीं होती है. ठीक है. आपने देखा होगा कि हमने स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ा था. और अगर आपको ये भी ध्यान हो कि रेडियो वेव्स की एप्लीकेशन क्या थी तो उसकी एप्लीकेशन ये थी कि हमारे जो भी सैटेलाइट पे हम लोग मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे थे या फिर हमारे जो भी एंटीनाज होते हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं उनमें आने वाली वेव्स कौन सी होती है? रेडियो वेव्स होती है. तो जब आपके यूनिवर्स में मतलब यूनिवर्स ही हुआ स्पेस ही हुआ आप अर्थ से कहीं ऊपर निकल गए हो आपने वहाँ पे जाकर सैटेलाइट कहीं पे लॉन्च किया है एंड वहाँ से आप यहाँ से सिग्नल भेज रहे हो वहाँ से सिग्नल आपको रिटर्न आ रहा है उसको कैच कर रहे हो एंटीना की हेल्प से. वो आपको बता रहा है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो है वो मौसम ख़राब रहने वाला है या पर्टिकुलर लोकेशन के लिए वो आपको बता रहा है कि देखो वहाँ पे कोई जो अदर कंट्री का शिप है वो हमारे बॉर्डर में एंटर कर गया है. मतलब ऑल ओवर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वर्ल्ड वाइड रिलेटेड अदर कंट्री से रिलेटेड वो सारा किसकी वजह से हो रहा है? आपका सैटेलाइट की वजह से. सैटेलाइट इज वर्किंग ऑन विच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी या विच टाइप ऑफ वेव? रेडियो वेव्स. क्यों? क्योंकि इसको मीडियम की नीड नहीं है ट्रैवल करने के लिए. ठीक है. सो रेडियो वेव्स एंड लाइट वेव्स आर दी वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम टू ट्रैवल. तो इस तरह की जो वेव्स है इट इज कैटेगराइज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आया समझ में? इसको लिख लो और इसका एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. लाइट वेव रेडियो वेव भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. लिखा?
डन। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास में टाइप ऑफ वेव्स है। लेकिन देखो ये जो टाइप हम लोग स्टडी करने वाले हैं इट इज बेस्ड ऑन दी मोशन, मतलब कि किस तरह का मोशन हमारा एयर का मॉलिक्यूल या पार्टिकल कर रहा है, ऑन दिस इट इज बेस्ड। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एक होती है हमारे पास में ट्रांसवर्स वेव, एक होती है हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हमने बोला कि पार्टिकल के मोशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करके बताएंगे कि वेव जो है वो किस टाइप की है। यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो हमारा अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। दिस इज एयर मॉलिक्यूल या एयर का एक स्मॉल पार्टिकल, इसका मोशन हो रहा है अप एंड डाउन, और जो हमारी वेव जनरेट हो रही है दैट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो पार्टिकल का जो मोशन है वो है आपका परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव। पार्टिकल इज मूविंग अप एंड डाउन, वेव्स आर जनरेटिंग लाइक दिस। तो इस तरह का जब मोशन होता है तो दीज टाइप ऑफ वेव्स इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल का मोशन अप एंड डाउन एंड डायरेक्शन ऑफ वेव्स इज जनरेटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह का वेव ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में वेव्स जनरेट हो रही हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ये है आपका पार्टिकल, ये है इसकी मीन पोजीशन, ये है इसका टू, ये है इसका फ्रो। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसका आगे एंड पीछे की तरफ मूवमेंट होता है। बेसिकली इसको ये बोला जाता है कि जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी जो वेव है वो भी ट्रैवल कर रही है, क्योंकि बेसिकली पार्टिकल क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो उसकी जो वेव है वो भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। ट्रांसवर्स, पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर, वेव इज गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव, पार्टिकल इज मूविंग टू एंड फ्रो मोशन एंड वेव इज जनरेटिंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वेव इस तरह से जनरेट होकर उसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पे पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। समझ आ गई बात? तो आपका ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखो इसको लिख लो, फिर उसके बाद में हम थोड़ा वेव के बारे में जानेंगे इनिशियली। क्लास कब तक है, मतलब अभी वाली कह रहे हो, मेरी वाली? 5 वो थोड़ा सा नहीं वो ठीक है, वो थोड़ा लिंक का प्रॉब्लम हुआ। आई वॉज स्टैंडिंग हियर एट 4:06, मैं 4:06 पे आ गई थी क्लास में, है ना, वो लिंक का इशू है। एंड एट द सेम टाइम आई वॉज मैसेजिंग यू, जिससे कि ये क्लियर रहे कि ऐसा ना हो कि टीचर नहीं है, बट वो देखो कुछ भी है, अब कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, कुछ भी क्लॉज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारा लिंक स्टार्ट हो गया था 4:06 से पहले ही वो स्टार्ट था, बट आई वॉज इन द क्लास एट 4:06, है ना, तो वहाँ से आप अपना टाइम नोट डाउन कर लेना। नहीं सर की भी गलती नहीं है, नहीं सर की भी गलती नहीं है, उन्होंने वापस से उसको फिर लॉग आउट करके फिर से लॉग इन किया तो तुम विजिबल हुए। मैंने खुद ने बोला था सर आप एक बार चेक कर लीजिए,
सर ने बोला कि मैम मैंने चेक कर लिया, अभी जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई वाज कंटिन्यूइंग मैसेज इन द ग्रुप कि अगर कुछ मतलब चलो कोई बात नहीं है ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा मिसमैच। करें आगे। अब देखो हम सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे। अब देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या है, मैंने क्या बोला, हमारा जो पार्टिकल है वो बेसिकली परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है और जो वेव है वो कुछ इस तरह से जनरेट हो रही है, ठीक है। अब ये जो वेव्स यहाँ जनरेट हो रही है इसके बारे में भी हमें कुछ जान लेना चाहिए। बेसिकली जो वेव्स हैं आपने देखा होगा अभी तक, जो भी स्टडी किया होगा, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। और हमारी जो वेव्स हैं इट लुक लाइक दिस, ये जो वेव्स हैं हमारी कुछ इस तरह से नज़र आती हैं। अब इस वेव में एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो हमारा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। हमारी जो साइकिल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू पार्ट्स, एक है हमारा अपर पार्ट, एक है हमारा लोअर पार्ट, ठीक है। तो हमारा जो वेव है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, एंड हमारा सेकंड यानी कि हमारा जो लोअर वेव है इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रो, ठीक है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट या हमारा जो पार्टिकल है वो ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर रहा है, यानी पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो वेव्स जनरेट हो रही है, ठीक है, दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में हमारे पास में जो वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उन वेव्स के पास में क्रेस्ट होगा, एंड क्रेस्ट विल बी द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, एंड जो हमारा लोअर साइकिल है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा दैट इज द ट्रो। दिस वन, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो अब हम बोल रहे हैं वेव की लेंथ, तो ये आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, बट क्योंकि हमने वेव ड्रॉ किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि दो क्रेस्ट जो हमारे क्रेस्ट होते हैं, ये फर्स्ट वेव का क्रेस्ट, ये सेकंड वेव का क्रेस्ट, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। जैसे कि आपको वर्ड से या टर्म से ही पता चल रहा होगा वेव लेंथ, यानी कि अगर आप वेव की लेंथ को मेजर करना चाहते हो देन यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ द क्रेस्ट और टू ऑफ द ट्रो। दो ट्रो के बीच में या फिर दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द लेंथ ऑफ द वेव, यानी कि वेव लेंथ, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेव लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। और ये कौन से केस में हमें मिल रहा है, इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव के केस में हमें मिल रहा है ये ध्यान रखना, लिखा इसे। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एक्चुअली में क्या है, ध्यान से समझना। लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो बेसिकली हमने क्या बोला है कि हमारा जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस तरह का हमारा एयर मॉलिक्यूल्स का एक पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, हमने जब इन एयर के मॉलिक्यूल्स पे किसी भी तरह का कोई पुश दिया, ठीक है, हमने बोलना स्टार्ट किया, कुछ भी आप समझ सकते हो, तो इस फर्स्ट मॉलिक्यूल को यहाँ पे क्या लगा, एक पुश लगा, ये इसका मेन पोजीशन है, ये पार्टिकल गया सेकंड वाले पार्टिकल की तरफ, इसने अपने एनर्जी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इसमें, और इसको धक्का मार के फिर से अपनी जगह पे लौट आया, ठीक। अब हमारे पास में पैटर्न कुछ इस तरह का हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये पार्टिकल का मेन पोजीशन था लेकिन अभी पार्टिकल वहां नहीं है, हम बोल रहे हैं ये सेकंड वाले पार्टिकल के पास आ गया, और ये थर्ड पार्टिकल अभी भी अपनी ही जगह पे है।
तो ये जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है वो कौन सा वाला पैटर्न है, जब हमने फर्स्ट पार्टिकल को पुश किया था और वो पास करके कहाँ चला गया, या अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने कहाँ चला गया, सेकंड वाले पार्टिकल की तरफ। तो पैटर्न कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हमने इस पार्टिकल को पुश करा और उसकी वजह से सेकंड लाइन वाले सारे पार्टिकल पुश हो गए, तो ये सारे पार्टिकल्स आगे वाले पार्टिकल्स को क्या करेंगे, पुश करेंगे। ये बेसिकली वही वाली बात है, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा फाइटिंग उसके अंदर होती रहती है, तो जब किसी को धक्का लगाया जाता है, तो जब बाइक गिरती है तो बाइक के साथ अटैच बहुत सारी जो साइकिल्स हैं वो धड़ 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 एक साथ गिर जाती हैं, देखा होगा आपने ये। तो ये वही वाली चीज़ चल रही है, एक मॉलिक्यूल को धक्का लगा है तो वो अब आगे बढ़ गया, उसने दूसरे को धक्का मारा है, देन उसके बाद में वो आगे वाले को धक्का मारेगा और इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती जा रही है। तो इन द सेम वे अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेगा वो कैसा होगा, इट विल बी लाइक दिस। पहला वाला पार्टिकल सेकंड वाले पार्टिकल को पुश करके अपनी पोजीशन पे लौट आया है, और अब सेकंड पार्टिकल जो है वो थर्ड पार्टिकल के पास पहुंच गया उसको पुश करने के लिए। तो ये सीन आप देख रहे हो, ये मीन पोजीशन, जब पुश किया ये वाला पार्टिकल इसके पास आ गया, मतलब कुछ इस तरीके से। अब ये वाले पार्टिकल को जैसे ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है, अब ये सेकंड वाली जो लाइन में जितने भी पार्टिकल्स थे वो थर्ड वाले पार्टिकल्स के पास में मूव हो गए हैं और उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पैटर्न इज लुकिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमारे पास में ये जो हाई डेंस एरिया होता है इन मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो यहाँ पे एक क्राउडी एरिया बन गया ना, क्राउडी एरिया बन गया, इट मीन्स इसका डेंसिटी हाई हो गया। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसका जो डेंसिटी है वो हाई हो गया। तो इस तरह के जहाँ पे पार्टिकल आपका क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। व्हाट वी कॉल इट, कंप्रेशन। और जहाँ पे आपका रेयर एरिया है, रेयर एरिया जैसे कि ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आपका जो पार्ट देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये आपका लेस डेंस एरिया है। लेस डेंस यानी कि ये जो आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। तो इस तरह के रीजन को हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, रेयरफेक्शन। तो जब इस तरह से साउंड या मतलब इस तरह से जब मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो वो रीजन जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, दैट रीजन इज नोन एज द कंप्रेशन। एंड वो वाला रीजन जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं या बहुत ज़्यादा डेंसिटी उनकी नहीं होती है, दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज द रेयरफेक्शन। और इसमें जो आपको पैटर्न, मतलब अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखो पैटर्न किस तरह से मूव करता है, वेव्स किस तरह से मूव करती है, ऐसे इस तरीके से वेव्स मूव करती हैं ऐसे। तो बेसिकली अगर आप इनसे वेव्स ड्रॉ करते हो, देखो वैसे तो उतना मैंने परफेक्ट बनाया नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर कर पाऊंगी। तो अब देखो मैं इन पार्टिकल की डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं वेव ड्रॉ करती हूँ तो बेसिकली वो कैसे ड्रॉ होने वाली है, जहाँ पे आपका लेस डेंस एरिया है यानी रेयरफेक्शन है, दिस इज लाइक दिस। यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई है तो इट विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या हो गया, रेयरफेक्शन वाला एरिया है, वेव विल बी लाइक दिस। अब यहाँ डेंसिटी बढ़ गई है, कहाँ चले गए, तो टेबल से ऊपर आ जाओ। और जहाँ पे आपका और हमारा जो हाई डेंस एरिया है वहाँ पे देखो वेव्स जो है वो कुछ इस तरह से आपको अज्यूम होंगी। तो बेसिकली हम इन मॉलिक्यूल की हेल्प से जो यहाँ वेव्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो अपर साइकिल इज रिप्रेजेंटिंग द कंप्रेशन एरिया ऑफ द पार्टिकल। ये जो हमारा अपर एरिया है वो कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा जो लोअर रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेयरफेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस डेंस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। और मुझे पता है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है उसको सबसे पहले तो आप ग्रुप में शेयर करना, ठीक है, जिससे मुझे ये पता चल सके कि कितना हार्ड पेपर आपने फेस किया है, एंड दैट्स व्हाई यू स्कोर्ड ओनली 6 मार्क्स आउट ऑफ 15। एंड इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। मैंने उस दिन एटलीस्ट आपको, क्वेश्चन पेपर मुझ पे है ही नहीं, तो ये मुझे मांगना पड़ेगा। हाँ तो दोस्त से हाँ तो ले लेना, बट उसको आप ग्रुप में सेंड करो सो दैट आई विल गेट द टाइम टू ऑब्जर्व इट कि उसमें क्या था और आप क्या नहीं कर पाए हो। हैव यू गॉन थ्रू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑफ योर स्पेक्ट्रम चैप्टर? हाँ मैंने लाइक ट्राई किया, लाइक अभी मैं और बिकॉज देखो
वेन एवर योर टेस्ट मतलब टेस्ट विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट ना, जिसमें मैंने आपको कुछ चैप्टर्स कराए, आई डोंट वांट के मैम ये वाला क्वेश्चन है ना एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैं कर नहीं पाया, इस तरह का एक्सक्यूज मुझे देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना. आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दैट. नेक्स्ट टाइम पे साइंस के पेपर में, मतलब अदर सब्जेक्ट्स आई डोंट नो क्योंकि बाकी सबका भी अच्छा ही चल रहा है, बट स्पेशली आई डोंट वांट वेरी लेस मार्क्स इन फिजिक्स, क्योंकि हम लोग उसको बहुत अच्छे से और बहुत डेप्थ से पढ़ रहे हैं. और जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम यही आ रहा है कि कल से पहले तक तुमने अपनी टेक्स्ट बुक को टच नहीं किया था. ठीक है, सो इफ यू हैव स्टार्टेड दैट, दैट्स वेरी गुड. और अगर नहीं किया है तो वही करना सबसे पहले स्टार्ट करो. ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर टुडे.